गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। एक स्टोरी थी ललिता की, वो भी डिस्कस करी थी। और राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, और राइट टू फ्रीडम की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमने डिस्कस किया था। ये वाले सेशन में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस करने वाले हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The teacher says, I have told you about the incident of equal wages for equal work. Lalita had said that the contractor could not exploit her. हमने ये जो स्टोरी के पहले ये चैप्टर से पहले एक जो स्टोरी पढ़ी थी ललिता की, उसमें ललिता ने कहा था कि एक काम के लिए, बराबर काम के लिए बराबर सैलरी मिलना चाहिए, बराबर वेजेस मिलना चाहिए। ललिता ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उनका एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उनका शोषण नहीं कर सकते। The right against exploitation protects the citizens against exploitation without any discrimination. तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा राइट है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे विरुद्ध कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारा कोई शोषण कर रहा है, अगर हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई भेदभाव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस right, nobody can be forcefully made to do work, or if a person wants to leave a work and do some other work, he cannot be stopped. Apart from this, he cannot be made to work under unjust circumstances and under payment. ये जो राइट हमें दिया गया है, इस राइट के अनुसार कोई भी हमें फोर्सफुली काम नहीं करा सकता, कोई भी हमें बलपूर्वक काम नहीं करा सकता। और अगर हम कोई भी काम छोड़ना चाहें तो हम बिना किसी और कुछ अलग काम करना चाहें तो हम बिना किसी परेशानी के वो काम छोड़कर दूसरा काम ले सकते हैं, कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही कैन नॉट बी मेड टू वर्क अंडर अनजस्ट सर्कमस्टेंसेस एंड अंडर पेमेंट। और इसके अलावा कोई भी हमें अनजस्ट सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंस में काम नहीं करा सकता जिसमें हम नहीं करना चाहते, और कम पैसा दे के काम नहीं करा सकता। Bounded labor of any form is illegal because the labor is forced to work for the zamindar, which is an exploitation of his fundamental rights. पहले जो बाउंडेड लेबर जो होते थे, बंधुआ मजदूर जिन्हें कहा जाता था, तो बाउंडेड लेबर जो है, किसी भी प्रकार का बाउंडेड लेबर इलीगल है। अब हम किसी को भी ऐसे बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, क्योंकि ये बिकॉज द लेबर इज़ फोर्स टू वर्क फॉर द ज़मींदार। क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता था कि जो लेबर होता था उसे फोर्सफुली ज़मींदार के लिए काम कराया जाता था, विच इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इस फंडामेंटल राइट। जो कि उसका जो फंडामेंटल राइट्स, जो लेबर है उसके भी फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए सेम है, सबके अधिकार सेम है, तो उसके अधिकारों का एक तरीके से उल्लंघन था। इसीलिए बाउंडेड लेबर है वो एक इलीगल एक्टिविटी है। कोई भी किसी भी पर्सन को बाउंडेड लेबर, एक बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रख सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो राइट है, इसके अनुसार कोई भी हमें और या हम किसी को एज अ बाउंडेड लेबर नहीं रख सकते। The Constitution also states that children under the age of 40 years should not be employed in factories or minis or any miles or any other hazardous jobs. Likewise, it is wrong to employ children to work in carpet making, bangle industries, match factories, etc. और क्या कहा गया है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो भी बच्चा, जो 14 साल से छोटा कोई अगर बच्चा है, तो उसे किसी भी फैक्ट्रीज़ में या किसी भी माइल्स में और कोई भी हैज़ार्डियस जॉब कोई उससे नहीं करा सकता, कोई भी फैक्ट्रीज़ में बच्चों को नहीं एम्प्लॉय कर सकता। लाइकवाइज इट इज़ रॉन्ग टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन टू वर्क इन कारपेट मेकिंग। जो कारपेट वाली, जो ये कोई हैज़ार्डियस वर्क नहीं होता है कारपेट मेकिंग वगैरह, लेकिन इसके लिए भी बच्चों को अपॉइंट नहीं किया जाता जो कारपेट मेकिंग होता है। बैंगल जो इंडस्ट्री होती है, चूड़ियाँ वाली इंडस्ट्री, मैच फैक्ट्रीज़ जो होती है, इन सब फैक्ट्रीज़ में भी कोई बच्चों को 14 साल से छोटे बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते।
और अगर कोई बच्चों को एम्प्लॉय करता है तो वो चाइल्ड लेबर की उसमें माना जाएगा और उस पर्सन को पनिश भी किया जा सकता है अगर कोई 14 साल से छोटे बच्चों को एम्प्लॉय करता है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कोई भी किसी भी पर्सन को कम पैसा देकर काम नहीं करा सकता, कोई भी किसी पर्सन को फोर्सफुली काम नहीं करा सकता, बाउंडेड लेबर जो है वो नहीं रख सकते, बंधुआ मजदूर जो होते हैं वो नहीं रख सकते, और 14 साल से छोटे बच्चों को काम पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि एक तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब नेक्स्ट आपका राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। The Indian Constitution has given every citizen the right to worship, practice and propagate his or own religion. हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हमें ये राइट दिया है, हमें ये अधिकार दिया है कि हम कोई भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, हम कोई भी धर्म की पूजा का अभ्यास कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। हमें जौन सा रिलीजन फॉलो करना है, हमें जौन सा धर्म फॉलो करना है, हम कर सकते हैं। नो पर्सन कैन बी स्टॉप्ड फॉर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन इन देयर ओन स्पेसिफिक वेज। किसी को भी रोका नहीं जाएगा उनका धर्म फॉलो करने के लिए, उनका धर्म मानने के लिए। एवरीबडी हैज़ अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस इज़ अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। जो जैसा भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है कर सकता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन नहीं डालेगी। नाउ द नेक्स्ट राइट इज़ फिफ्थ राइट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चर और एजुकेशनल राइट का मतलब होता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस रिसाइड इन इंडिया, दे हैव देयर ओन कल्चर। बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, सबका अपना अपना कल्चर होता है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी कम्युनिटी द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को संजोकर रख सकते हैं। ठीक है, हमारे कल्चरल राइट है हमारे पास, हम जो हमारा कल्चर है हम उसे फॉलो कर सकते हैं। Minority based on religion or language have the right to open educational institutions. The government provides help to such institutions without any discrimination. अगर किसी भी माइनॉरिटीज़ मतलब जो लोग कम मात्रा में हैं, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा मात्रा में है, माइनॉरिटीज़ मतलब कम मात्रा में जो लोग हैं, तो वो लोग माइनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी है, पारसी कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है, तो ये जो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में आती हैं वो अपना लैंग्वेज के अनुसार, अपनी रिलीजन के अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं। शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी रिलीजन के धर्म के अनुसार खोल सकते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू सच इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और जो गवर्नमेंट है वो उन्हें हेल्प भी करती है ये ओपन करने के लिए। और क्या है इसमें कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, मतलब सबको राइट टू एजुकेशन है, सबको पढ़ने का जो अधिकार है, सब शिक्षा का सभी को अधिकार है। गवर्नमेंट हर पॉसिबल वे में ये इंश्योर करती है कि सभी जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो होती है वो मिल पाए। अगर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो 6 से लेकर 14 साल की उम्र की तक की एजुकेशन गवर्नमेंट भी अफोर्ड करती है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। और गवर्नमेंट हर वक्त ऐसे प्रोग्राम्स लाती रहती हैं जिसमें बच्चे, कोशिश करती है गवर्नमेंट कि बच्चे जो हैं विलेज में जो बच्चे होते हैं, कंट्री साइड में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाएं। इसके लिए बहुत पहले मिड डे मील की व्यवस्था करी थी गवर्नमेंट ने। मिड डे मील में ऐसा होता था कि बच्चों को एक समय का खाना स्कूल में दिया जाता था। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आया था, जो बच्चे ज़्यादा बच्चे स्कूल आने लगे थे और
भले ही वो खाना खाने के लिए स्कूल आते थे, लेकिन एक तरीके से वो स्कूल, बहुत सारे बच्चे स्कूल आने लगे थे, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे रिमोट एरियाज़ में, और इससे हमारा जो एजुकेशन रेशो था वो थोड़ा बड़ा था। तो राइट टू एजुकेशन के तहत सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका राइट है और ये लास्ट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees fundamental rights to all the citizens of India. Therefore, the protection of these rights are efficiently mentioned in the Constitution itself. The government or any other individual cannot encroach upon these rights. जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर उसका जो प्रोटेक्शन है वो भी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट और कोई भी हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू गो टू अ कोर्ट इन केस ही इज़ डिराइव्ड ऑफ एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर हमारे कोई भी राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, अगर हमारे कोई भी अधिकार हमसे छीना जा रहा है, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, जुडिशल कोर्ट्स में हम जा सकते हैं। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। जो जुडिशरी जो होती है वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। बट जब इमरजेंसी की जब सिचुएशन आती है, तब ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट हमारे राइट्स जो हैं वो थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दे, थोड़े दिनों के लिए निष्कासित कर दे। अब ये इमरजेंसी की सिचुएशन कब आती है? जैसे अभी जो चल रहा है वो इमरजेंसी की सिचुएशन ही चल रही है। अभी क्या कर सकते हैं? हम बाहर फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी कोविड-19 ना फैले, इसकी वजह से हमें लॉकडाउन में क्वारंटाइन होकर रहना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू फ्रीडम है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, तो वो अभी हम नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ जो इमरजेंसी जो सिचुएशन है, तब हमारे जो राइट्स है सस्पेंड कर सकते हैं। ऐसी जो इमरजेंसी की सिचुएशन है पहले भी बहुत बार आ चुकी है। 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी तब ये वाली सिचुएशन आई थी। उसके बाद 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई थी तब भी ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई थी, जब फंडामेंटल राइट्स जो थे लोगों के वो थोड़े दिन के लिए निष्कासित कर दिए थे। और एक बार 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, 2 साल तक चली थी वो इमरजेंसी। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जीडीपी जो हमारी कंट्री की थी वो बहुत कम होते जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत आसमान छूते जा रहा था, ऑयल के क्राइसिस हो रहे थे, सूखा पड़ रहा था। तो इस वजह से हमारी कंट्री में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी 1975 में, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब। और वो इमरजेंसी जो थी वो 2 साल तक चली थी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तब क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, वो हमसे थोड़े दिनों के लिए छीन सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन रहा है, राइट टू इक्वालिटी हमारी अगर वॉयलेट कर रहा है, तो हम कहाँ पर जा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम कोर्ट में जुडिशली का सपोर्ट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन जो है, महिलाएं जो हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस लिखे गए हैं, स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। तो कौन कौन से वो प्रावधान हैं वो देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम गारंटीज टू द विमेन। दिस प्रोविजंस आर इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के कानून की नज़र में जो विमेंस है वो क्या है? इक्वल है, बराबर है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, सबकास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा।
महिलाएं जो हैं उनका किसी भी तरीके से जो इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी है जो कि मेंस को है वह विमेंस को भी है, उन्हें भी किसी भी तरीके से धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, मेल या फीमेल है उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट, उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो विमेंस जो हैं उनको भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार जो है वो इक्वल विमेंस को और मेंस को इक्वल दिया जाएगा। रोज़गार के जो मौके हैं वो विमेंस को भी उतने ही मिलेंगे जितने मेंस को मिलते हैं। बहुत सारी फील्ड ऐसी है जिसमें विमेंस है, विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जो पार्लियामेंट है उसमें भी जो विमेंस का रेशो है अब फिर भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन पहले के मुकाबले पहले तो बहुत कम था। इसी तरह बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अपनी कंट्री डेवलप होते जा रही है, विमेंस का पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। फोर्थ क्या है प्रोविज़न? इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, मतलब बराबर काम के लिए बराबर पैसा दिया जाए। जितना मेन को पैसा दे रहे हैं उतना ही विमेन को पैसा दिया जाए। जो ललिता वाली स्टोरी में हमने जो देखा था वही चीज़ इसमें बताई गई है। congenial and human atmosphere at workplace and to ensure maternity benefits। जो विमेंस हैं उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, उन्हें काम करने वाला जो जहाँ पर वो वर्क प्लेस में जहाँ पर वो काम करती है उनको अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा वातावरण दिया जाए। और उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएं। अगर कोई विमेन है वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें 9 मंथ्स के लिए या तो छुट्टी दे सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट होता है उसमें है ना, उसमें जो विमेंस होती हैं वो अपने काम के लिए थोड़े दिन के लिए लीव ले सकती हैं, जब तक वो पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाती वापस वर्क करने के लिए। उसके बाद है टू स्टॉप एक्टिविटी विच हाइडर्स ऑनर ऑफ विमेन। और जो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करी जाए, ऐसी कोई भी चीज़ ना करी जाए जिससे विमेंस जो है, महिलाओं है, उनके सम्मान में कोई भी नुकसान पहुँचे। ऐसी एक्टिविटी वर्क प्लेस पे ना करी जाए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। जो पंचायत है और जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उनके इलेक्शन में कुछ सीट्स जो होती है वो महिलाओं के लिए निर्धारित होती है। उसके लिए महिलाएं ही इलेक्शन लड़ सकती हैं। टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट विमेंस के लिए जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो होती है और जो न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है, उसके लिए हमेशा वर्क करती रहती है कि हर विमेंस को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी विमेन ऑफ वीकर सेक्शन। और जो वीकर सेक्शन है, SC SC OBC जो वीकर सेक्शन है और जो पुअरर विमेन है उनको इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी सुधारी जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनको शिक्षा दी जाएगी। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कुछ भी करके गवर्नमेंट इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर द विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। विमेंस जो है और जो चाइल्ड जो है उनकी भलाई के लिए हमेशा गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविज़न्स, स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन के लिए मैं 4-5 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विमेंस को इक्वालिटी दी जाए, एक बराबर होने का अधिकार दिया जाए, उन्हें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, रोज़गार की बराबर मौके दिए जाएं, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, बराबर वेजेस मिले, बराबर उन्हें पेमेंट मिले, जितना वो काम करती हैं उतना पेमेंट उन्हें मिले, मैटरनल बेनिफिट्स मिले, मातृत्व की जो सुविधाएं होती है वो सब विमेंस को मिलनी चाहिए हर वर्क प्लेस पे। जो भी एक्टिविटीज़ विमेंस के सम्मान को नुकसान पहुंचाती है, उनके सम्मान नुकसान करती है, वो सब बंद कर दी जाए।
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में कुछ सीट्स जो विमेंस के लिए रिज़र्व करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसमें रिज़र्व होती है, जिसमें सिर्फ विमेंस ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, गवर्नमेंट हर वक्त ये इंश्योर करती है कि विमेंस को ठीक से हेल्थ फैसिलिटी मिले, ठीक से न्यूट्रिशन मिले, उनके वेलफेयर के लिए हमेशा वर्क करती रहती है। और जो वीकर सेक्शंस हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े हुए जो लोग हैं, हुए लोग की जो विमेंस होती हैं, उनको गवर्नमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके उन्हें ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ देती है, उन्हें उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए वर्क करती है। इसके साथ हमारे जो राइट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से राइट्स को इन शॉर्ट में देख लेते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें जो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 एंड 18 में दिया गया है। prohibits the inequality on the basis of caste, religion, place of birth, race and gender. It ensures equal rights for all citizens. राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको समानता का अधिकार है, सब समान है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की नज़र में सब समान है, सब एक जैसे हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90, 20, 21A और 22 में दिया गया है। आर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हाउएवर दिस राइट्स हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस। राइट टू फ्रीडम में क्या है, हम राइट टू स्पीच है, हम अपने थॉट्स जो हैं, अपने विचार हैं वो रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि हम कंट्री में किसी भी जगह पर जा सकते हैं। अगर हमें अब्रॉड जाना है तो भी हम जा सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। हमें जौन सा काम करना है, जौन सी जॉब करनी है, जौन सा ट्रेड करना है, हम कर सकते हैं। हमें जहाँ पर भी बसना है परमानेंटली और टेम्पररी, हमें कहीं पर भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में हम रह सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री, हाउएवर दिस राइट्स हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन ये सब राइट्स थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। जैसे अगर हमें अब्रॉड जाना है तो हमें लाइसेंस लगता है, वीज़ा लगता है, और अगर कभी एमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हमारा राइट टू फ्रीडम जो होता है वो थोड़े देर के लिए हमसे छीना जा भी सकता है। थर्ड जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करा सकता, क्योंकि जो कहावत है चाइल्ड इज़ मेंट टू लर्न नॉट टू अर्न, कि चाइल्ड जो है वो लर्न करने के लिए बने होते हैं, अर्न करने के लिए नहीं। कोई भी फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता, कोई भी ज़बरदस्ती हमसे काम नहीं करा सकता, कम पैसों में काम नहीं करा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर लॉ, कानून की नज़र में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फोर्थ है कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें कोई भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करेगी। हम कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, कोई भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी, क्योंकि स्टेट का कोई भी एक पर्टिकुलर, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि स्टेट का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। स्टेट का कोई भी एक सुप्रीम रिलीजन नहीं है। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंडर जितने भी बच्चे हैं 6 से लेके 14 तक उन्हें राइट टू एजुकेशन है। अगर वो उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करती है। कल्चरल राइट्स, हमें जो हमारी संस्कृति है वो हम फॉलो कर सकते हैं बिना किसी इंटरवेंशन के। हम जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी धर्म फॉलो करते हैं, हम कर सकते हैं। जो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, जो कम अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं,
माइनॉरिटीज़ जो है वो अपना कल्चर जो है, अपनी संस्कृति है, उसको संजो कर रख सकती है, अपने हेरिटेज को संभाल कर रख सकती है। किसी भी उन्हें कोई भी तरीके का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। एजुकेशन राइट इंश्योर एजुकेशन फॉर एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। एजुकेशन राइट्स के अनुसार सब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, सबको एजुकेशन का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सबको शिक्षा का अधिकार बराबर है। 6 जो राइट है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके अंडर अगर हमारे इनमें से जो हमारे 5 राइट हमने जो इससे पहले जो डिस्कस करें, इनमें से कोई भी राइट अगर हमसे छीने जा रहे हैं, अगर हमारा राइट वॉयलेट किया जा रहा है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ प्रोटेक्टर, जुडिशरी इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो हम किसके पास जा सकते हैं? जुडिशरी के पास जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर हमारे कोई भी राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो। इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद वाले सेशन में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे कि हमारे पास राइट्स हैं लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है, हमारे अधिकार है लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। उनके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।